हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक, उसमें है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या प्रोसेस होता है? जो ब्लास्टुला बन चुका है, उस ब्लास्टुला के जो ब्लास्ट है यानी इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है, तो इनसे जो है डिफरेंट लेयर्स का बनना, यानी एंडोडर्म, मीजोडर्म, प्रिमिटिव स्ट्रीक और एक्टोडर्म का बनने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आती है गैस्ट्रुलेशन में। ठीक है। अब यहाँ पहले थोड़ा सा मैं ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा चिक में कि ऊपर से यदि प्रकाश डाला जाता है तो दो एरिया बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। एक एरिया होता है पारदर्शी क्षेत्र और दूसरा होता है अपारदर्शी क्षेत्र। पारदर्शी यानी एरिया पेल्यूसिडा, जिसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में योग नहीं है तथा वो कोशिकाएं साइज में छोटी हैं, और इन कोशिकाओं से ही आगे डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का। ठीक है। और अपारदर्शी क्षेत्र यानी जिनमें कोशिकाओं की साइज बड़ी है और जिनमें योग अधिक है, और इस क्षेत्र से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है। इतना अपन पढ़ चुके। इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके कि ब्लास्टुला में यहाँ पर ऊपर की साइड में जो ब्लास्टोडर्म सेल्स हैं, ये क्या कहलाती हैं? इपीब्लास्ट। और इन्हीं में से ही कुछ जो बड़ी साइज की सेल्स हैं वो इससे पृथक होकर के सब जर्मिनल कैविटी है ये, तो सब जर्मिनल कैविटी के यहाँ आधार पर बेस में योग के ऊपर की साइड में सब जर्मिनल कैविटी में अपने आप को व्यवस्थित कर लेती हैं, और वो सेल्स क्या कहलाती हैं? हाइपोब्लास्ट। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि हाइपोब्लास्ट जो है, इस हाइपोब्लास्ट से बनेगा एंडोडर्म वाली लेयर, और इपीब्लास्ट जो है, ये छोटी कोशिकाओं से बनी हुई जो लेयर है ऊपर की तरफ है, इपीब्लास्ट से बनेगा आगे चल करके एक्टोडर्म और मीजोडर्म वाली लेयर। ठीक है। अब यहाँ हम सीधा शुरू करते हैं यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। अभी जैसे आपको बताया हाइपोब्लास्ट से बनती है एंडोडर्म वाली लेयर। यहाँ इसी चीज को वापस से डायग्राम में शो किया गया है। ये है एरिया ओपेक्यू वाला भाग अपारदर्शी, और ये सेंटर वाला है पारदर्शी वाला भाग। ठीक है। इस पारदर्शी वाले भाग में यहाँ पर जो छोटी साइज की सेल्स हैं, जो क्या कहलाती हैं? इपीब्लास्ट कहलाती हैं। इन इपीब्लास्ट में से कुछ बड़ी साइज की सेल्स जो हैं वो पृथक होकर के, ये एरो दिखा रहा है ना कि यहाँ से अलग होकर के ये सब जर्मिनल कैविटी में नीचे की तरफ आ जाती हैं और योग के ऊपर यहाँ पर अपने आप को व्यवस्थित कर लेती हैं। तो ये हाइपोब्लास्ट कहलाती हैं। अब ये हाइपोब्लास्ट सेल ही आगे चल करके क्या बना लेती हैं? एंडोडर्म का निर्माण करेंगी। ठीक है। और अब इस एंडोडर्म का क्या कार्य है? क्योंकि एंडोडर्म जो है वो योग के सीधा संपर्क में है, तो एंडोडर्म का कार्य क्या है? इस योग को पचाना और इस योग को एब्जॉर्ब करना, यानी डाइजेशन ऑफ योग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ योग, जो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए पोषण प्रदान करेगा। ठीक है। तो सिंपल है, एंडोडर्म फॉर्मेशन किससे हुआ? हाइपोब्लास्ट से हुआ। और एंडोडर्म जो है इसका फंक्शन क्या है? योग को डाइजेस्ट करना और योग को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद हम आते हैं मीजोडर्म लेयर की फॉर्मेशन। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इपीब्लास्ट जो है इससे संभावी क्या बनेगा? एक्टोडर्म बनेगा, नोटोकॉर्ड बनेगा और मीजोडर्म बनेगा इपीब्लास्ट वाले भाग से ही। ठीक है। एंडोडर्म तो बन ही चुका है हाइपोब्लास्ट से, तो बाकी जो है वो किससे बनेगा? इपीब्लास्ट से बनेगा। तो इपीब्लास्ट से संभावी एक्टोडर्म, नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म बनेगा। तो इस इपीब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं, अब यहाँ कौन सी कोशिकाएं? नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म वाली सेल्स, क्योंकि एक्टोडर्म तो ये जो बची हुई जो सेल्स हैं एपिब्लास्ट की जो यहाँ रह जाएंगी वो एक्टोडर्म बना लेंगी। तो बाकी कौन सी बची? नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म की सेल्स। ये जो ब्लू कलर से जो अलग से दिखाई हैं, ये नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म की सेल्स पृथक होती हैं। इससे पृथक होकर के एक लेयर के रूप में इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के मध्य में गमन करने लगती हैं। ये इपीब्लास्ट से कौन सी सेल्स अलग हुई हैं? नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म वाली सेल्स अलग हुई, और ये एरो शो कर रहा है कि ये सेल्स इपीब्लास्ट से अलग होकर के इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के मध्य की तरफ गमन करने लगती हैं। अब ये मध्य की तरफ गमन कर रही हैं सेल्स, तो यहाँ पर ये एक लाइन जैसी संरचना बन जाएगी। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? आदि रेखा, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी इससे। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, नोटोकॉर्ड और मेसोडर्मल सेल्स इपीब्लास्ट सेल से पृथक होकर के इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के मध्य में गमन करती हैं। इन सेल्स के भीतर की तरफ गमन करने के कारण, जैसे ये यहाँ आई, भीतर की तरफ गमन करने के कारण किसका निर्माण हो जाएगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब यहाँ देखो आप, यहाँ उभार ये बाहर की तरफ था, अब यहाँ से कुछ सेल्स नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म वाली सेल्स अलग होकर के अंदर की तरफ आ रही हैं, भीतर की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पर एक कर्व शो हो रहा है और यहाँ अंदर सेल्स की लाइन अरेंज हो गई है। तो ये जो सेल्स की लाइन अरेंज हो गई है, ये क्या कहलाएगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक, आदि रेखा। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक लंबी होने के साथ साथ, ये यहाँ एरो क्या शो कर रहा है, ये नोटोकॉर्ड मेसोडर्म सेल्स आ रही हैं, आकर के फिर यहाँ से ये वापस से इधर की साइड में बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक लंबी हो रही है। जैसे जैसे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक लंबी होगी, ये कोशिकाएं यहाँ से आकर के यहाँ बीच के भाग से देखो, यहाँ दोनों साइड में निकलने लग जाती हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक लंबी होने के साथ ही मीजोडर्म सेल्स, ये मीजोडर्म वाली सेल अब इसमें से अलग हो जाएंगी और मीजोडर्म सेल्स अग्र पार्श्व एंटीरियर भाग में दोनों लेटरल साइड में फैल करके मीजोडर्म का निर्माण करेंगी। तो इस तरह से बाद में क्या बनेगा, जो बची हुई इपीब्लास्ट की सेल्स हैं वो तो बना देंगी एक्टोडर्म, और ये जो बीच में प्रिमिटिव स्ट्रिक जैसे लंबी हुई है तो इसके साथ में कुछ सेल्स जो है अग्र पार्श्व भाग में दोनों साइड में जाने लग गए, ये बना लेंगे मीजोडर्म, और एंडोडर्म तो पहले ही हाइपोब्लास्ट से बन चुकी होती है। ठीक है, अब हम लेते हैं, ये मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो गया, अब हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक, आदि रेखा का निर्माण किस तरह से हो रहा है। प्रिमिटिव स्ट्रीक का टॉपिक अपने आप में चिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक का अलग से जो है किसी भी तरह से रिलेट करके प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन कब शुरू होता है, अंडे देने के 6 से 7 घंटे के बाद में प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इपीब्लास्ट से कॉर्डल और मीजोडर्मल सेल्स पृथक होकर के इपी और हाइपोब्लास्ट के मध्य भाग में पारदर्शी क्षेत्र के पश्च सिरे तक एकत्र होने लगती हैं। पहले आप ये वाला डायग्राम जो कल आपको बताया था फेट मैप ऑफ डिस्कोब्लास्टुला में, यहाँ आपको बताया था, क्या बताया था यहाँ पर इसमें, कि इपीब्लास्ट का क्या बनाता है, एक्टोडर्म वाला भाग बना रहा है। ठीक है, एपिडर्मल एक्टोडर्म, और इसके नीचे का जो अर्धचंद्राकार भाग है ये बना रहा है न्यूरल एक्टोडर्म, और इसके नीचे का भाग है नोटोकॉर्ड मेसोडर्म, और इसके यहाँ नीचे वाला भाग क्या है, प्री कॉर्डल मेसोडर्म, और दोनों साइड का भाग क्या है, सोमैटिक मेसोडर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो कॉर्डा शब्द, अब आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में उसी तरह से बताया गया है कि ये इपीब्लास्ट वाला भाग है, ये कौन सा है, इपीब्लास्ट वाला भाग है। तो इपीब्लास्ट में 2/3 भाग क्या बना रहा है, एपिडर्मिस बना रहा है, एपिडर्मिस के नीचे अर्धचंद्राकार भाग क्या बनाएगा, न्यूरो एक्टोडर्म बनाएगा, और इसके नीचे वाला भाग बनाता है नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ये नोटोकॉर्ड यानी कॉर्डा वाला भाग हो गया। अब यहाँ ये जो 3 लाइनें बताई हैं दोनों साइड में, तो ये 3 लाइनें किसको बता रही है, जो बीच की जो लाइन है ये बता रही है प्री कॉर्डल। ठीक है, और इसके दोनों साइड की जो लाइनें है ये बता रही है सोमैटिक मेसोडर्म। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला भाग है ये नोटोकॉर्ड वाला भाग है, ये ब्राउन की जो लाइन है दोनों साइड में ये प्री कॉर्डल वाला भाग बता रही है, और ये दोनों साइड में क्या है इसके, सोमैटिक मेसोडर्म। अब हम यहाँ से आते हैं कि किस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्मेशन के लिए क्या बताया है मैंने, कॉर्डल और मेसोडर्मल सेल्स, तो ये हो गई कॉर्डल सेल्स और ये हो गई मेसोडर्मल सेल्स। तो कॉर्डल और मेसोडर्मल सेल्स जो है ये इपीब्लास्ट से पृथक होती हैं, और पृथक होकर के इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट है ही नीचे, तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के मध्य भाग में पारदर्शी क्षेत्र के पश्च भाग में यहाँ इकट्ठी होने लग जाती हैं। ठीक है, और ये यहाँ इकट्ठी होकर के यहाँ पर फॉर्मेशन शुरू होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक का, आदि रेखा का। एक रेखा जैसी संरचना बन गई ना इन सेल्स के इकट्ठे होने के कारण, तो ये बन जाती है आदि रेखा, प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन शुरू हुई है। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक का इनिशियल स्टेज है, इसे कहेंगे इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक, और जो है ये कब दिखाई देती है, जब 8वां घंटा होता है। ठीक है, 8th आवर, अंडे देने के 8वें घंटे के में प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है ये दिखाई देने लगती है, तो इसको कहेंगे इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक। यहाँ मैंने मार्क लगा रखा है, सोमैटिक मेसोडर्म में 1 मार्क लगा रखा है,
प्रीकॉर्डल मेसोडर्म में 2 लगा रखा है और नोटोकॉर्ड में 3 लगा रखा है। ये इस चीज को बताना चाहा है कि सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक में जो लुढ़क कर आती हुई जो सेल्स है वो होती हैं सोमैटिक मेसोडर्म। सोमैटिक मेसोडर्म के बाद में फॉलो करती है प्रीकॉर्डल मेसोडर्म और सबसे लास्ट में आती है कॉर्डल मेसोडर्म। ठीक है, कॉर्डल मेसोडर्म। तो सबसे पहले कौन सी आई? सोमैटिक मेसोडर्म आती है, इसके पीछे पीछे आती है प्रीकॉर्डल मेसोडर्म और उसके पीछे आती है नोटोकॉर्ड वाली मेसोडर्म। तो इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक यानी यहाँ पारदर्शी क्षेत्र में प्रिमिटिव स्ट्रीक दिखाई देने लग गई है। इसके 3 घंटे के बाद में यानी आफ्टर 3 आवर्स, तो कितना टाइम हो गया? 12th आवर ऑफ डेवलपमेंट के 12th आवर में ये जो पारदर्शी क्षेत्र है जो गोलाकार होता था पहले, ये नाशपाती के आकार का दिखाई देने लग जाता है। इसका क्या कारण है? जैसे जैसे ये सोमैटिक मेसोडर्म और प्रीकॉर्डल मेसोडर्म और नोटोकॉर्डल मेसोडर्म एपिप्लास्ट से पृथक होकर के प्रिमिटिव स्ट्रीक में जुड़ रही है, एरो दिखा रही है ना, ये सेल्स यहाँ से पृथक होकर के इस प्रिमिटिव स्ट्रीक में जुड़ती जाती हैं। तो जैसे जैसे ये सेल्स इस प्रिमिटिव स्ट्रीक में जुड़ती जाती हैं, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक की लंबाई बढ़ती जाती है और पारदर्शी क्षेत्र में ये ऊपर की तरफ आने लगती है। तो क्योंकि ये पारदर्शी क्षेत्र में ऊपर की तरफ आने लगती है, इसका जो एरिया है, जो पारदर्शी क्षेत्र का जो गोलाकार था, वो गोलाकार के बजाय अब ये कैसा हो जाता है? नाशपाती के शेप का हो जाता है। तो ये अब ये जब लगभग जो है आधे भाग तक, किसके आधे भाग तक? पारदर्शी क्षेत्र के आधे भाग तक ये प्रिमिटिव स्ट्रीक पहुंच जाती है, तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट स्ट्रीक। इंटरमीडिएट मतलब लगभग मिड भाग तक पारदर्शी के। ठीक है, तो 12th आवर ऑफ डेवलपमेंट मतलब इंटरमीडिएट प्रिमिटिव स्ट्रीक बन चुकी है। अब ये कंटिन्यू रहता है ये प्रोसेस, और जो सेल्स हैं मेसोडर्म सेल्स जो है वो आकर के इससे जुड़ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इससे लगातार आकर के जुड़ती जाती हैं, जिससे प्रिमिटिव स्ट्रीक और लंबी होती जाती है और ये पारदर्शी क्षेत्र को पार करके अपारदर्शी क्षेत्र में एंटर हो जाती है। ये इतनी लंबी हो जाती है कि पारदर्शी क्षेत्र को पार करके कहाँ पर आ गई? अपारदर्शी क्षेत्र में पहुंच जाती है। जब यह अपारदर्शी क्षेत्र में पहुंच जाती है तब इसको कहते हैं मैच्योर प्रिमिटिव स्ट्रीक। और ये कंडीशन कब आती है? 19th आवर ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ आपको याद रखने के लिए क्या है? 8वें घंटे के डेवलपमेंट के 8वें घंटे में तो बनी है इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक, उसके 3 घंटे के बाद यानी कि 12th आवर ऑफ डेवलपमेंट में बनी है इंटरमीडिएट, लगभग मध्य भाग तक पहुंच गई है ये पारदर्शी क्षेत्र के, और उसके 6 घंटे के बाद में यानी 19th आवर ऑफ डेवलपमेंट में प्रिमिटिव स्ट्रीक ने पारदर्शी क्षेत्र को पार करके अपारदर्शी क्षेत्र में एंट्री ले ली है। तो जिस समय ये अपारदर्शी क्षेत्र में पहुंच जाती है तब इसको क्या कहते हैं? मैच्योर प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्रिमिटिव स्ट्रीक में जो मेसोडर्मल सेल्स आकर के इकट्ठी हो रही हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि ये अनिश्चित काल तक यहाँ पर एकत्रित ही रहेंगी, ये अनिश्चित काल तक यहाँ इकट्ठी नहीं होंगी, बल्कि ये क्या होगा? यहाँ देखो आप, ये बीच में जो एरो दिखा रहे हैं, ये पर्पल कलर वाले एरो ये दिखा रहे हैं कि कुछ सेल्स जो यहाँ पर हैं, ये मेसोडर्म की सेल्स बाहर की तरफ निकलने लग गई हैं। अभी तक तो इसमें ऐड हो रही थी, लेकिन अब ये बाहर की तरफ निकल रही हैं, यानी ये अंतर्वेशित होकर के, ये मध्य भाग में जो अंतर्वेशित होकर के अब ये क्या बना लेंगी? मेसोडर्म वाली लेयर बना लेंगी। ठीक है, तो ये जो है हमेशा के लिए जो मेसोडर्मल सेल्स हैं जो प्रिमिटिव स्ट्रीक में आ रही हैं, अनिश्चित काल तक यहाँ इकट्ठी नहीं रहती हैं। ये सेल्स अंतर्वेशित होकर के अग्र पार्श्व दिशा में फैल करके क्या बना लेंगी? पार्श्व दिशा में फैल रही है ना आगे की तरफ, क्या बना लेंगी? ये मेसोडर्म की परत का निर्माण कर लेंगी। अब हम आते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव ग्रूव एंड प्रिमिटिव रिजेस। अभी तक तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये एक स्ट्रीक बन रही है, आधी रेखा बन रही है। अब यहाँ पर क्योंकि पार्श्व किनारे पर सेल्स का अंतर्वेशित दर यानी जितनी दर से सेल्स अंदर आ रहे हैं तो उसकी दर अभिसरण दर से अधिक है, यानी अंदर आने वाले सेल्स की संख्या अधिक है और वहां से बाहर निकलने वाले सेल्स की संख्या कम है। अंतर्वेशन की दर अभिसरण दर से अधिक है। इस कारण से प्रिमिटिव स्ट्रीक की पूरी जो लंबाई है उसका जो पृष्ठ सतह है, उस पृष्ठ सतह पर एक खांच बन जाती है।
तो उसे क्या कहेंगे, प्रिमिटिव ग्रूव। और अधिक मात्रा में जो सेल्स हैं वो सेल्स उस खांच के दोनों साइड में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी उभार। ये क्यों बन रही है ग्रूव और रिजेस? क्योंकि अंतर्वेशन की दर जो है अभिसरण की दर से अधिक है, इसीलिए पूरे प्रिमिटिव स्ट्रिक के पृष्ठ सतह पर बन जाती है खांच और उसके दोनों साइड में बन जाते हैं उभार। ठीक है, अब हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्साइल स्ट्रक्चर, यानी अक्षीय संरचनाओं का निर्माण। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रिमिटिव स्ट्रिक के निर्माण में सबसे लास्ट में कौन सी सेल्स आती हैं, प्रीकॉर्डियल सेल्स एंड नोटोकॉर्डियल सेल्स। सबसे पहले कौन सी आती है उसमें, सोमैटिक मेसोडर्म वाली, उसके बाद में प्रीकॉर्डल आती हैं और उसके बाद में नोटोकॉर्डल सेल्स जो है इसमें भाग लेती हैं। तो ये सेल्स लुढ़क करके, यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा शो करने की कोशिश की है, प्रीकॉर्डल और नोटोकॉर्डल सेल्स स्ट्रिक के अग्र भाग पर इकट्ठी हो जाती हैं। ये ग्रूव बन गई है ना, ये ग्रूव बन गई है, दिखाया है, ये रिजेस हैं, किनारे हैं। तो प्रीकॉर्डल सेल्स और नोटोकॉर्डल सेल्स लुढ़क करके आ रही हैं और आकर के यहाँ पर एक आगे वाले भाग में आकर इकट्ठी हो गई हैं। क्योंकि ये यहाँ आकर एकत्र हो गई हैं तो यहाँ पर एक गांठ के जैसी संरचना बना लेती हैं या उभार के जैसी संरचना बना लेती हैं। तो ये जो गांठ के जैसी संरचना है इसे हम आदि गांठ कह सकते हैं, यानी प्रिमिटिव नॉट कह सकते हैं, या इसे हम वैज्ञानिक के नाम पर हेंसेस नॉड भी कह सकते हैं। तो ये हेंसेस नॉड का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है, प्रीकॉर्डल सेल्स और नोटोकॉर्डल सेल्स से। ठीक है, अब इस हेंसेस नॉड का क्या कार्य है? इस हेंसेस नॉड का कार्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेंसेस नॉड भ्रूणीय प्रेरण की क्षमता पाई जाती है इसमें, यानी आगे का जो भ्रूण का डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के लिए प्रेरणा देने का कार्य होता है इस हेंसेस नॉड का। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस हेंसेस नॉड के पीछे एक गर्त बनाई है। यहाँ तो हो गई गांठ के जैसी संरचना और इसके पीछे है एक गर्त के जैसी संरचना, तो ये कह रहा है कि प्रिमिटिव पिट। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें आगे की ओर प्रिमिटिव ग्रूव, यहाँ हिंदी वाला ज्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा आपको, क्योंकि इसमें एक रिदम आ रहा है। आदि खांच, ये आदि खांच है, आदि गांठ के पीछे आदि गर्त में समाप्त हो जाती है। इजी है ना रिमेंबर करने के लिए, क्या है, आगे की ओर आदि खांच आदि गांठ के पीछे आदि गर्त में समाप्त हो जाती है। ठीक है, और नोटोकॉर्डल सेल्स, नोटोकॉर्डल सेल्स यहाँ समाप्त हो गई है, और नोटोकॉर्डल सेल्स जो यहाँ आकर गांठ बना रहे थे, ये अभिसारित होकर के आगे की तरफ एक जीव के जैसी संरचना, जिह्वा के जैसी संरचना बना लेते हैं। ये जो जिह्वा के जैसी संरचना बनती है नोटोकॉर्ड सेल्स से, ये कहलाता है इसका हेड प्रोसेस। ठीक है, ये इसका हेड प्रोसेस कहलाता है। और हेड प्रोसेस का कलर मैंने अलग कलर से शो किया है इसको। हेड प्रोसेस का भी आगे का भाग बना होता है प्रीकॉर्डल मेसोडर्म से और पीछे का भाग बना होता है नोटोकॉर्ड का, क्योंकि सबसे पहले जो प्रिमिटिव स्ट्रिक बनने में जो सेल्स आ रही है वो कौन सी है, सोमैटिक मेसोडर्म की, फिर उसके बाद आ रही है प्रीकॉर्डल की, और सबसे लास्ट में कौन सी आ रही है, नोटोकॉर्ड की। ठीक है, तो हेड प्रोसेस का भी आगे वाला भाग किसका बना होता है, प्रीकॉर्डल मेसोडर्म का, और पीछे का भाग किसका बना होता है, नोटोकॉर्डल सेल्स का। अब इसका लास्ट टॉपिक है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक। ये जो आधी रेखा बनी है ये एक टेम्परेरी अपीयरेंस है, ये कोई परमानेंट रहने वाली संरचना नहीं है। जैसे ही हेड प्रोसेस का निर्माण हो गया, इसका मतलब क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रिक का विकास पूरा हो चुका है। ठीक है, हेड प्रोसेस बनने का मतलब प्रिमिटिव स्ट्रिक का पूर्ण विकास हो चुका है। तो ये टेम्परेरी फेज है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में जो लंबाई में जो व्यवस्थित सेल्स हैं वो पीछे की तरफ गति करते हैं। तो पीछे की तरफ गति करते हैं, तो जैसे यहाँ हमने ये प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाई है और यहाँ हेंसेस नॉड है, गांठ है, तो ये पीछे की तरफ गति करते हैं, यानी ये जो गांठ वाला भाग है ये पीछे की तरफ जाने लग जाएगा। और इस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रिक की लंबाई क्या होती जाएगी, घटने लग जाएगी, और घट करके लास्ट में ये एक छोटी सी यानी टेल बर्ड जैसी संरचना बन जाएगी, और उसके भी लास्ट में ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिस समय प्रिमिटिव स्ट्रिक पूरी तरह से डिसअपियर हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, मेसोडर्म का पूरा डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रिक का विलुप्त होना मतलब मेसोडर्म वाली पूरी परत अपने आप में बन चुकी है, और इस प्रकार से संपूर्ण भ्रूण जो है
उसका विकास कहाँ हो रहा है? इस रेखा से आगे की तरफ हो रहा है। तो संपूर्ण भ्रूण का विकास इस रेखा से आगे की तरफ होगा। ठीक है, थैंक यू।